नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आपके साथ मैं हूं समीर अब्बास। देश के सबसे बड़े न्यूज नेटवर्क टीवी 9 पर अब आप देखने जा रहे हैं न्यूज टॉप 9। सबसे पहले बात कोरोना की वजह से देश में बने गंभीर हालात की। हर दिन कोरोना नए नए रिकॉर्ड बना रहा है। सबसे बड़ी चिंता की बात मौत के बढ़ते आंकड़े को लेकर है। उत्तर प्रदेश के लखनऊ और वाराणसी से डराने वाली तस्वीरें सामने आई। शमशान घाटों पर रात भर अंतिम संस्कार का सिलसिला जारी रहा। कब्रिस्तानों में भी जगह कम पड़ रही। हमारी आप सभी से ये अपील है कि मास्क सही तरीके से पहने, इसमें कोई कोताही ना बरतें और बहुत जरूरी होने पर ही घरों से बाहर निकलें। देश में कोरोना को लेकर पैदा हुए गंभीर हालात से जुड़ी तमाम खबरें देखिए टॉप 9 कोरोना विस्फोट में। देश में कोरोना की दूसरी लहर ने हाहाकार मचा दिया है। गुरुवार को कोरोना का अब तक का सबसे बड़ा कहर बरपा। एक दिन में 2,16,000 से ज्यादा नए केस मिले, जबकि मौत का आंकड़ा भी 24 घंटे में 1100 के पार पहुंच गया। कल 1,182 लोगों की जान चली गई। कई राज्यों में तेजी से हालात बिगड़ रहे हैं। एक्टिव केसों की संख्या भी 15.5 लाख के पार पहुँच गई है। महाराष्ट्र में हर दिन कोरोना नया रिकॉर्ड बना रहा है। गुरुवार को राज्य में 61,500 से ज्यादा नए केस आए। चिंता मौत के आंकड़ों के बढ़ने को लेकर भी है। कल 349 लोगों की मौत हो गई। मुंबई में कल 8,000 से ज्यादा नए केस मिले, जबकि 50 की मौत हो गई। पुणे में करीब 10,000 नए मरीज मिले और 114 लोगों की मौत हो गई। उत्तर प्रदेश में कोरोना को लेकर सबसे विकट हालात लखनऊ के हैं। टीवी 9 भारतवर्ष संवाददाता अभिषेक उपाध्याय ने रात में शहर के हालात का जायजा लिया। कोरोना कर्फ्यू की वजह से शहर में सन्नाटा पसरा दिखा, लेकिन स्मशान पर रात में हलचल दिखी। भैंसाकुंड स्मशान में देर रात शवों के आने का सिलसिला जारी दिखा। वहीं शहर के बैकुंठ धाम विद्युत शव दाह गृह में भी रात में शव आते रहे। लखनऊ में कोरोना से हो रही मौत को लेकर सरकार पर आंकड़े छिपाने के आरोपों के बीच बैकुंठ धाम स्मशान घाट के बाहरी इलाके को टीन की चादरों से ढक दिया गया है। 2 दिन पहले यहां एक साथ कई चिताओं के जलने की तस्वीर वायरल होने के बाद लोगों ने चरमराती व्यवस्था को लेकर सवाल उठाए थे। अब टीन की चादर लग जाने के बाद बाहर से कुछ नहीं दिखेगा। उत्तर प्रदेश में कोरोना से हो रही मौत डराने वाली है। वाराणसी का महाश्मशान शवों से भरा दिखाई दिया। यहाँ 24 घंटे शवों के लाए जाने का सिलसिला जारी है। आम दिनों में 80 से 100 शवों का अंतिम संस्कार यहाँ होता है, लेकिन कोरोना काल में तो शवों के अंतिम संस्कार के लिए 4-5 घंटे इंतजार करना पड़ता है। महाराष्ट्र के बाद देश में सबसे ज्यादा कोरोना केस उत्तर प्रदेश में आ रहे हैं। गुरुवार को 22,000 से ज्यादा नए केस मिले, जबकि मौत का आंकड़ा भी बढ़कर एक दिन में 104 हो गया। यूपी में सबसे बुरा हाल लखनऊ का है। यहाँ पिछले कुछ दिनों से हर दिन 5,000 से ज्यादा नए केस आ रहे हैं। यूपी में 66,000 से ज्यादा बीमार होम आइसोलेशन में हैं। दिल्ली में कोरोना से मौत का आंकड़ा भी बहुत तेजी से बढ़ रहा है। आईटीओ के कब्रिस्तान में गुरुवार को 19 लोगों के शव दफनाए गए। इस महीने सिर्फ 15 दिन में 70 शवों को दफनाया जा चुका है। उत्तरी और पूर्वी दिल्ली नगर निगम में आने वाले स्मशान घाटों और कब्रिस्तान में कल कुल 100 से ज्यादा शवों का अंतिम संस्कार किया गया और दफनाया गया। दिल्ली में गुरुवार को 16,500 से ज्यादा नए केस मिले, जबकि 112 लोगों की मौत हो गई। इस बीच 300 से ज्यादा दिल्ली पुलिसकर्मी भी संक्रमित हो चुके हैं। बेड्स बढ़ाने और नए कोविड सेंटर भी बनाए जा रहे हैं। डीआरडीओ एक बार फिर अपने अस्थायी सरदार वल्लभ भाई पटेल कोविड हॉस्पिटल को जल्द शुरू करने जा रही है। कई बैंक्वेट हॉल को कोविड सेंटर बनाया गया है। गुजरात के सूरत में भी कोरोना का हाल बहुत बुरा है। शहर के स्मशान घाट पर रोजाना 100 से ज्यादा शवों का अंतिम संस्कार किया जा रहा है। उमरा स्मशान पर 24 घंटे शवों के अंतिम संस्कार का सिलसिला जारी है। अंतिम संस्कार के लिए 2 घंटे से ज्यादा इंतजार करना पड़ रहा है। शहर के स्मशान घाट पर लोगों को जगह भी नहीं मिल पा रही। दिल्ली में आज रात से कौन सी नई पाबंदी लगाई गई है? राजस्थान में कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए गहलोत सरकार ने क्या बड़ा फैसला किया? जयपुर में सैकड़ों प्रवासी मजदूरों की भीड़ क्यों जुटी और कहां-कहां रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी करने वाले पकड़े गए, धरे गए? कोरोना के साइड इफेक्ट से जुड़ी तमाम अहम खबरें टॉप 9 लॉकडाउन 2.0। दिल्ली में कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच वीकेंड कर्फ्यू लगाने का फैसला किया गया है। आज रात 10 बजे से सोमवार सुबह तक दिल्ली में वीकेंड कर्फ्यू रहेगा। फिलहाल सिर्फ इसी हफ्ते भर के लिए होगा। इस दौरान शॉपिंग मॉल, जिम, स्पा, ऑडिटोरियम, असेंबली हॉल, एंटरटेनमेंट पार्क बंद रहेंगे। सिर्फ बहुत जरूरी सेवा से जुड़े लोग ही सफर कर सकते हैं। पूरे राजस्थान में आज शाम 6 बजे से सुबह 6 बजे तक रात का कोरोना कर्फ्यू लगा दिया जाएगा। ये कोरोना कर्फ्यू 30 अप्रैल तक जारी रहेगा। इसके अलावा मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आज शाम 5 बजे से सोमवार सुबह 6 बजे तक वीकेंड कर्फ्यू भी लागू करने का फैसला किया है। इस दौरान जरूरी सेवा को कर्फ्यू के दायरे से बाहर रखा गया है। उत्तर प्रदेश में 2,000 से ज्यादा कोरोना के एक्टिव केस वाले शहरों में रात का कोरोना कर्फ्यू अब रात 10 बजे के बजाय 8 बजे से ही लागू हो गया है। लखनऊ, गौतम बुद्ध नगर, प्रयागराज, वाराणसी, कानपुर नगर और गाजियाबाद समेत 10 शहरों में रात 8 से सुबह 6 बजे तक कोरोना कर्फ्यू सख्ती से लागू रहेगा।
फिर लंबे समय के लिए लॉकडाउन लगने की आशंका से प्रवासी मजदूरों का अलग अलग राज्यों से पलायन जारी है। गुजरात के अलग अलग शहरों में काम करने वाले यूपी और बिहार के प्रवासी मजदूर बड़ी तादाद में कल बस से जयपुर पहुंचे। ये लोग जयपुर से अपने घर जाने के लिए बस का इंतजार करते दिखे। इनका कहना है कि वो पिछले साल जैसे हालात का फिर सामना नहीं करना चाहते। मध्य प्रदेश के छतरपुर में कर्फ्यू के दौरान बिना वजह घर से बाहर निकलने वालों पर पुलिस सख्ती करती दिखी। पुलिस ऐसे लोगों को कहीं मुर्गा बनाकर सजा देती दिखी तो कहीं डंडे बरसाती दिखी। छतरपुर में 22 अप्रैल तक कोरोना कर्फ्यू लागू है। मध्य प्रदेश में कल 10,000 से ज्यादा नए केस मिले, जबकि 53 लोगों की मौत हो गई। छत्तीसगढ़ कोरोना से देश का तीसरा सबसे प्रभावित राज्य है। राज्य में कल 15,000 से ज्यादा नए मामले सामने आए, जबकि 105 लोगों की मौत हो गई। आज से 26 अप्रैल तक बीजापुर में भी लॉकडाउन लगा दिया गया है। राज्य के 20 जिलों में लॉकडाउन लागू है। रायपुर में लॉकडाउन के दौरान पुलिस बिना वजह बाहर निकलने वालों से सख्ती से पूछताछ करती दिखाई दी। मुंबई में लॉकडाउन जैसी सख्त पाबंदी लगाने के बावजूद लोगों की बड़ी लापरवाही की तस्वीरें सामने आ रही हैं। कांदीवली के चारकोप में शाम होते ही फल सब्जी लेने वालों की भारी भीड़ जुट गई। मंडी में कोरोना प्रोटोकॉल की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। कई दुकानदार सही ढंग से मास्क भी नहीं लगा रहे। ऐसी ही तस्वीर दादर सब्जी मंडी में भी दिखी। बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने टीवी 9 भारतवर्ष से बातचीत में माना कि राज्य में डॉक्टरों की कमी है। केंद्र और डीआरडीओ से पिछली बार बिहार को मदद मिली थी, इस बार भी उन्हें मदद की जरूरत पड़ेगी। उन्होंने कहा कि आईजीआईएमएस पटना में बेडों की संख्या बढ़ाई गई है। कैंसर वार्ड के बेड को भी कोरोना मरीजों के लिए मुहैया कराया जाएगा। कोरोना मरीजों को दी जाने वाली रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी करने वालों पर कार्रवाई की जा रही है। इंदौर में रेमडेसिविर इंजेक्शन 20,000 रुपए में बेचने वाले 3 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। उधर कानपुर में भी 3 लोगों को 265 रेमडेसिविर इंजेक्शन के साथ गिरफ्तार किया गया। और बाकी बचे बंगाल चुनाव को एक फेज में ही कराने पर आयोग ने क्या दिया जवाब? दिलीप घोष क्यों हुए बैन? और चुनावी कार्यक्रमों में कैसे उड़ रही हैं कोरोना गाइडलाइंस की धज्जियां? बंगाल चुनाव से जुड़ी तमाम अहम खबरें टॉप 9 बैटल ऑफ बंगाल में। चुनाव आयोग ने साफ कर दिया है कि पश्चिम बंगाल में बाकी बचे चुनाव एक ही बार में कराने की उनकी कोई योजना नहीं। इससे पहले ममता बनर्जी ने आयोग से मांग की थी कि बाकी बचे 4 फेज के चुनाव एक ही दिन में निपटाए जाएं। ममता ने ये मांग कोरोना संक्रमण के बेतहाशा बढ़ते मामलों की वजह से की। ममता ने राज्य में 8 चरण में चुनाव कराने की एक बार फिर आलोचना की। बंगाल में चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर ने आज सर्वदलीय बैठक बुलाई है। बैठक हाईकोर्ट के उस निर्देश के बाद बुलाई गई जिसमें चुनाव प्रचार के दौरान कोरोना गाइडलाइंस के सख्ती से पालन की बात कही गई है। आयोग ने सभी पार्टियों से कहा है कि वो रोड मैप के साथ अपने एक प्रतिनिधि को बैठक में भेजें। चुनाव आयोग ने दिलीप घोष को 24 घंटे के लिए चुनाव प्रचार से रोक दिया है। दिलीप घोष पर ममता बनर्जी के खिलाफ अपशब्दों का प्रयोग का आरोप है। चुनाव आयोग की कार्रवाई पर दिलीप घोष ने कहा है कि उनकी पार्टी में बंगाल में वो अकेले नेता नहीं है, लिहाजा एक दिन प्रचार न करने पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चुनाव आयोग ने बीजेपी नेता सायंतन बसु को नोटिस जारी कर उनके भड़काऊ बयान के लिए 24 घंटे में जवाब मांगा है। सीतलकुची की घटना पर सायंतन ने बयान दिया था कि तुम 1 मारोगे तो हम 4 मारेंगे। सायंतन ने यह भी कहा था कि आप ज्यादा खेला करने की कोशिश मत करिए, वरना हम भी सीतलकुची का खेल कर खेलेंगे। मुर्शिदाबाद की शमशेरगंज विधानसभा सीट से कांग्रेस उम्मीदवार रिजाउल हक की कोरोना से मौत हो गई। कुछ दिन पहले रिजाउल कोरोना संक्रमित हुए थे। कोलकाता के एक निजी अस्पताल में उनका इलाज चल रहा था, जहां उनकी मौत हो गई। बंगाल कांग्रेस के सचिव रोहन मित्रा ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी और कहा है कि हम जिस वास्तविकता का सामना कर रहे हैं उसको समझिए, इस साल जिंदा बचिए। कोलकाता में ममता बनर्जी के रोड शो में समाजवादी पार्टी की सांसद जया बच्चन भी शामिल हुई। जनसमर्थकों की भारी भीड़ के साथ निकाले गए इस रोड शो में सोशल डिस्टेंसिंग और दूसरे एहतियात का खुलेआम उल्लंघन हुआ। तमाम दूसरी पार्टियों के प्रचार में कुछ यही आलम है। बीरभूम में बीजेपी प्रत्याशी जगन्नाथ चट्टोपाध्याय पर हमला किया गया है। आरोप है कि यह हमला टीएमसी समर्थकों ने किया है। हमले की घटना के बाद जगन्नाथ चट्टोपाध्याय ने कहा है कि ऐसी चीजों से बीजेपी के कार्यकर्ताओं का हौसला टूटने वाला नहीं है। गृहमंत्री अमित शाह आज कोलकाता में 6 चुनावी इवेंट में शामिल हो रहे हैं। इनमें 2 रोड शो और 1 पब्लिक मीटिंग शामिल है। वहीं ममता बनर्जी भी आज 4 चुनावी कार्यक्रमों में शिरकत करने जा रही है। इस बीच कोरोना संक्रमित होने की वजह से योगी आदित्यनाथ की बंगाल में होने वाली सभी रैलियां रद्द कर दी गई हैं। ममता बनर्जी ने कहा है कि शुभेंदु अधिकारी बीजेपी में इस वजह से शामिल हो गए हैं क्योंकि उनका पैसा फंसा हुआ है। शुभेंदु की 2014 से ही अमित शाह से बातचीत हो रही थी। ममता ने दावा किया है कि जो लोग पार्टी छोड़कर गए हैं उससे हमारी टीएमसी साफ हुई है। ममता ने बीजेपी पर नंदीग्राम में 10 बूथ पर गड़बड़ी करने का आरोप लगाया। सीडीएस जनरल बिपिन रावत ने चीन को लेकर कौन सी बड़ी बात कही? सुकमा में 2 जवानों की किसने कर दी हत्या? हरिद्वार कुंभ पर समय से पहले क्यों लगा विराम? देश की अहम खबरें टॉप 9 राष्ट्र में देखिए।
निरंजनी अखाड़े ने कुंभ को समाप्त करने की घोषणा कर दी है। अखाड़े के सचिव महंत रविंद्र पुरी ने कहा है कि कोरोना के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए हमने 17 अप्रैल से कुंभ मेले को यहीं रोक देने का फैसला किया है। निरंजनी अखाड़े ने अन्य अखाड़ों से भी ऐसा करने की अपील की है। चिंता की बात यह है कि कुंभ में बड़ी संख्या में साधु संतों के संक्रमित होने की खबर है। छत्तीसगढ़ के सुकमा में 2 पुलिस जवानों की गला रेतकर हत्या कर दी गई। यह हत्या यहां के भेजी सीआरपीएफ कैंप से 300 किलोमीटर दूरी पर की गई। दोनों जवान बाइक से जा रहे थे। इनमें से एक हेड कांस्टेबल और एक कांस्टेबल था और स्थानीय भेजी थाने में तैनात थे। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में जिंदा आईईडी बरामद हुआ है। ये बरामदगी जिले के मालेवाही थाना क्षेत्र से हुई है। सुरक्षा बलों ने जानकारी दी है कि इन आईईडी का वजन 5 किलो के करीब है। बरामदगी के बाद आईईडी को मौके पर ही डिफ्यूज किया गया। सीआरपीएफ और सीएएफ के जवानों की संयुक्त कार्रवाई में कामयाबी मिली। भारत और फ्रांस ने गगनयान मिशन में सहयोग करने के लिए समझौता किया है। इस समझौते के बाद इसरो के पहले ह्यूमन स्पेस मिशन में शामिल वैज्ञानिकों और दूसरे स्टाफ को फ्रांस में ट्रेनिंग मिल पाएगी। समझौते के बाद फ्रांस की ओर से कहा गया है कि वे भारतीय वैज्ञानिकों को इसके लिए जरूरी तकनीकी जानकारी और साजो सामान की सप्लाई करेंगे। ब्रिटिश प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन की 25 अप्रैल से होने वाली भारत यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच दोस्ती को नया आयाम देने की तैयारी है। लंदन में भारतीय हाई कमीशन से मिली जानकारी के मुताबिक दोनों देश रोड मैप 2030 पर सहमत है। इसके तहत दोनों देश व्यापार, निवेश और पर्यावरण जैसे क्षेत्रों में और ज्यादा मिलकर सहयोग करेंगे। इंडियन एयरफोर्स के 3 दिन के कमांडर्स कॉन्फ्रेंस का आज दूसरा दिन है। कॉन्फ्रेंस के पहले दिन भारत के सामने कड़ी सुरक्षा संबंधी चुनौतियों पर चर्चा हुई। इस मौके पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आईएफ की आपात तैयारियों की तारीफ की और कहा कि हमारी फोर्स भविष्य में आने वाली चुनौतियों से निपटने में सक्षम है। सीडीएस जनरल विपिन रावत ने कहा है कि पूर्वी लद्दाख में चीन ने यथास्थिति बदलने की कोशिश की, लेकिन हम मजबूती के साथ खड़े रहे और साबित कर दिया कि भारत किसी के भी दबाव में नहीं झुकेगा। रायसीना संवाद में जनरल रावत ने कहा कि चीन ने सोचा कि वो थोड़ी सी ताकत दिखाकर अपनी मांगे मनवाने के लिए विवश करने में सफल रहेगा, लेकिन हमने ऐसा नहीं होने दिया। इलेक्ट्रिक कार की दिग्गज कंपनी टेस्ला को केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने भारत में काम करने का न्योता दिया है। रायसीना डायलॉग के दूसरे दिन गडकरी ने कहा कि टेस्ला के लिए भारत में परिस्थितियां बेहद अनुकूल हैं। गडकरी ने कहा कि टेस्ला के सामने भारत में अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाने का सुनहरा मौका है। खास बात यह है कि अमेरिकी कंपनी भारतीय बाजार के हिसाब से बड़ी रणनीति बना रही है। मुंबई के छत्रपति शिवाजी टर्मिनस की ऐतिहासिक बिल्डिंग को भव्य तरीके से सजाया गया। ये सजावट भारत में रेल के जन्मदिन के मौके पर की गई। 16 अप्रैल 1853 को भारत में पहली ट्रेन इसी छत्रपति शिवाजी टर्मिनस से ठाणे के बीच चली थी। तब छत्रपति शिवाजी टर्मिनस का नाम बोरीबंदर स्टेशन था। और कहां गांव वालों ने पुलिस थाने पर हमला कर दिया, कहां गैस गोदाम में एक साथ फटे 50 सिलेंडर। यूपी में ऑक्सीजन बनाने वाली निजी कंपनियों को योगी सरकार ने क्या निर्देश दिए, कोरोना संकट का कैसे कारोबार पर असर पड़ने लगा है। राज्यों की अहम खबरें टॉप 9 देश प्रदेश में देखिए। यूपी के हाथरस में सहपऊ थाने पर पंचायत चुनाव खत्म होने के बाद लोगों ने हमला बोल दिया। दरअसल कल शाम को हंगामा करने के कारण पुलिस ने एक ग्रामीण को हिरासत में ले लिया और अफवाह फैल गई कि युवक की पुलिस हिरासत में मौत हो गई थी। इसी से गुस्साए ग्रामीणों ने थाने में तोड़फोड़ की और पुलिसकर्मियों को पीटा। बिहार के बेतिया में एक गैस गोदाम में आग लग गई। आग लगने से 50 से ज्यादा सिलेंडर में ब्लास्ट हो गया, जिसके कारण इलाके में अफरा तफरी मच गई। आग की लपटें काफी ऊंची और भयावह थीं। धुएं का गुबार कई किलोमीटर दूर तक दिखाई दे रहा था। आग की सूचना पर तुरंत मौके पर दमकल की गाड़ियां पहुंची और आग पर काबू पाने का प्रयास कर रही हैं। वाराणसी में कोरोना के बढ़ते संक्रमण का असर नाविकों की रोजी रोटी पर पड़ा है। लोगों में कोरोना का खौफ इतना है कि बेहद कम संख्या में श्रद्धालु यहां पहुंच रहे हैं। वाराणसी के गंगा घाटों पर नाव चलाने वालों का कहना है कि उनका काम थोड़ा बहुत चल रहा था, लेकिन कोरोना के कारण सब कुछ फिर से तबाह हो गया। हालांकि इनका कहना है कि अगर लॉकडाउन जरूरी है तो सरकार फैसला ले। असम के गुवाहाटी में कोविड-19 के चलते बाजार में दुकानदारों को भारी नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। दुकानदारों का कहना है कि कोरोना की वजह से व्यापार पूरी तरह से चौपट हो गया है। दुकानदारों ने सरकार से लॉकडाउन का कोई दूसरा विकल्प सोचने की अपील की है। एमपी में ग्वालियर के जखवार गांव में आंगनवाड़ी केंद्र पर वैक्सीनेशन के दौरान 2 शराबियों ने पहुंचकर लोगों के साथ मारपीट की और तोड़फोड़ की। साथ ही वहां मौजूद डॉक्टरों की टीम के साथ भी बदतमीजी का वीडियो सामने आया है। पुलिस ने मामला दर्ज करके युवकों को गिरफ्तार कर लिया है। कोरोना के चलते ऑक्सीजन की बड़ी जरूरतों को देखते हुए यूपी सरकार ने कंपनियों को सख्त निर्देश दिए हैं। ऑक्सीजन उत्पादक कंपनियों को कहा गया है कि वे फिलहाल सिर्फ मेडिकल प्रयोग के लिए ही ऑक्सीजन की सप्लाई करें। साथ ही उन्हें तय रेट पर ही अस्पतालों को ऑक्सीजन की सप्लाई करनी होगी। पूरे प्रदेश में ऑक्सीजन के औद्योगिक इस्तेमाल पर रोक लगा दी गई है। जम्मू कश्मीर में कुलगाम की बाजार और आसपास के इलाकों में पुलिस और प्रशासन ने छापेमारी की और 2 दुकानों को सील कर दिया। ये छापेमारी ब्लैक मार्केटिंग पर लगाम लगाने के लिए की गई। इसके अलावा छापा मारने गई टीम ने दुकानदार से कोविड नियमों को फॉलो करने की अपील की और सामान की रेट लिस्ट डिस्प्ले करने को कहा।
कोरोना की गाज एक बार फिर भारत के टूरिज्म सेक्टर पर गिरनी तय हो गई है। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के तहत आने वाले देश की सभी ऐतिहासिक धरोहरों को 15 मई तक के लिए बंद कर दिया गया। यानी इन स्थलों तक टूरिस्टों को जाने की अनुमति नहीं होगी। यह आदेश देश के तमाम राज्यों में मौजूद ऐतिहासिक इमारतों के लिए जारी किए गए हैं। महाराष्ट्र के नांदेड़ में गुरुवार को कोरोना वायरस के कारण पति की मौत के बाद एक 33 वर्षीय महिला ने अपने 3 साल के बच्चे के साथ झील में कूदकर आत्महत्या कर ली। आजीविका ठप होने की वजह से परिवार बहुत मुश्किल से गुजर बसर कर रहा था। घर के मुखिया की मौत का सदमा पत्नी बर्दाश्त न कर सकी। और टी20 लीग में कल कैसे राजस्थान रॉयल्स ने दिल्ली को किया चित, किस बल्लेबाज की तूफानी पारी की बदौलत राजस्थान को मिली शानदार जीत। और आज किन टीमों के बीच होगा बड़ा मुकाबला, टी20 लीग से जुड़ी बड़ी खबरें टॉप 9 टी20 में। रोमांचक मुकाबले में राजस्थान ने दिल्ली को 3 विकेट से हरा दिया। आखिरी ओवर में राजस्थान को जीत के लिए 12 रन चाहिए थे। क्रीज पर मौजूद क्रिस मॉरिसन ने 2 छक्के लगाकर मैच राजस्थान के नाम कर दिया। मॉरिस ने 18 गेंद पर नाबाद 36 रन बनाए। राजस्थान की ओर से डेविड मिलर ने भी 62 रन की अहम पारी खेली। इस जीत के साथ ही राजस्थान रॉयल्स पॉइंट्स टैली में 5वें नंबर पर पहुंच गई। राजस्थान के 2 मैच में 2 पॉइंट हैं। वहीं दिल्ली हार के बाद फिसलकर चौथे नंबर पर आ गई है। बैंगलोर की टीम 2 जीत के साथ नंबर 1 पर काबिज है। दूसरे नंबर पर मुंबई की टीम है। टी20 लीग के सीजन का पहला मैच खेल रहे जयदेव उनादकट ने शानदार गेंदबाजी की। दिल्ली के खिलाफ उन्होंने 4 ओवर में महज 15 रन देकर 3 विकेट अपने नाम किए। उनादकट ने पृथ्वी शॉ, शिखर धवन और अजिंक्य रहाणे को पवेलियन की राह दिखाई। दिल्ली के कप्तान ऋषभ पंत की राजस्थान के खिलाफ अर्धशतकीय पारी काम नहीं आई। पंत ने 32 गेंदों पर 51 रन जोड़े। अपनी पारी में उन्होंने 9 चौके लगाए। तेवतिया ने 1 ओवर में लगातार 3 चौके जड़े। टी20 लीग में ये ऋषभ पंत के करियर की 13वीं अर्धशतकीय पारी है। राजस्थान के खिलाफ बुरी तरह से फेल हुई दिल्ली की बल्लेबाजी। एक वक्त महज 37 के स्कोर पर 4 बल्लेबाज पवेलियन लौट गए थे। 5 बल्लेबाज दहाई का आंकड़ा भी पार नहीं कर पाए। 20 ओवर में 8 विकेट पर 147 रन ही बना पाई दिल्ली की टीम। आज पंजाब किंग्स का सामना करेगी चेन्नई की टीम। मुंबई में शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा मैच। दोनों टीमों के बीच अब तक 23 मुकाबले हुए हैं, जिसमें धोनी की टीम ने 14 मैच अपने नाम किए। पंजाब के खाते में 9 जीत है। पिछले सीजन में दोनों ही मैच चेन्नई जीती थी। आज महेंद्र सिंह धोनी से फैंस को बड़ी पारी की उम्मीद है। धोनी के बल्लेबाजी क्रम पर भी होगी नजर। पहले मुकाबले में दिल्ली के खिलाफ बिना खाता खोले पवेलियन लौट गए थे माही। पिछले सीजन में 14 मैच में 25 की औसत से 200 रन ही जोड़ पाए थे महेंद्र सिंह धोनी। मुंबई के मैदान में पंजाब के कप्तान केएल राहुल का शानदार रिकॉर्ड है। वानखेड़े में पिछली 4 टी20 पारियों में 91 नाबाद 100 और 94 रन बनाए। राहुल ने इस मैदान पर टी20 की कुल 7 पारियों में 71 की औसत से 428 रन जोड़े हैं। स्ट्राइक रेट 152.8 का रहा है। चेन्नई की टीम में सिलेक्शन के लिए उपलब्ध नहीं होंगे लुंगी एनगिडी और जेसन बेहरनड्राफ। दोनों खिलाड़ी क्वारंटीन रूल के तहत टीम से अलग हैं। वहीं पंजाब की टीम में तेज गेंदबाज क्रिस जॉर्डन की वापसी हो सकती है। जॉर्डन के आने से पंजाब की डेथ ओवर्स में गेंदबाजी सुधर सकती है। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ टीवी 9 भारतवर्ष पर।